सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन भारत में किस प्रकार से लागू हुआ, अभी किस हालात में चल रहा है और प्राचीन समय से किस प्रकार आया, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या संवैधानिक प्रावधान है और क्या वर्तमान स्थिति में है। इसके बारे में हम विस्तार से साथियों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है कि जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती है, सबसे पहली बात आती है इसमें स्थानीय मुद्दे या समस्याएं। पहली बात, स्थानीय क्या मुद्दे हैं हमारे या क्या समस्याएं हैं। पहली बात क्लियर हो गई कि जो स्थानीय स्तर के हमारे मुद्दे होते हैं, स्थानीय स्तर की हमारी जो समस्याएं होती हैं, ये पहली बात उसके बारे में बात करता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो स्थानीय चुनाव। दूसरी बात स्थानीय चुनाव हो गया। फिर तीसरी बात मैं करूं तो स्थानीय जनता और स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय संसाधन और फिर इन समस्याओं का समाधान। साथियों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्थ ये होता है कि पहली बात स्थानीय मुद्दों के बारे में, स्थानीय समस्याओं के बारे में, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो स्थानीय जो चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव करवाई जाए, किसको लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर चुनाव करवाए। उसके बाद में चुनाव में भाग लेने वाले स्थानीय जनता होगी, भाग चुनाव में स्थानीय जनता लेगी, और स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, वहीं से प्रतिनिधि जाएंगे। अब देखिए, प्रतिनिधि समस्याएं भी उनकी और चुनाव भी उनके, जनता भी वही और प्रतिनिधि भी वही, और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से यहाँ पर समस्याएं हैं और यहाँ पर स्थानीय संसाधन है, और इसके माध्यम से ये प्रक्रिया चलकर और इन समस्याओं का समाधान करेगी। साथियों, मैंने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्थ होता है कि हम स्थानीय मुद्दों समस्याओं को शुरू करते हैं, फिर चुनाव करवाते हैं, जनता भाग लेती है, जनता वहीं के प्रतिनिधि स्थानीय होते हैं, वहीं के स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, अंत में उन समस्याओं का, उन मुद्दों का समाधान किया जाता है। साथियों, ये हो गई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हो गई हमारा स्थानीय स्वशासन हो गया। लॉर्ड ब्राइस इसके बारे में कहते हैं, ध्यान रखें साथियों, कई बार पूछा जाता है कि लॉर्ड ब्राइस ने इसको कहा लोकतंत्र की पाठशाला। लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है कि जो लोकतंत्र हमारा परिपक्व होता है, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा किस प्रकार चुना जाता है, राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुना जाते हैं, विधानसभा, ये सब बातें बाद की होती हैं। सबसे पहले अगर व्यक्ति कोई चुनाव के बारे में सुनता है, समझता है और सीखता है, तो वो गाँव में सीखता है। सरपंच के वोट हो रहे हैं, वार्ड पंच के वोट हो रहे हैं और उप सरपंच चुन रहे हैं हम। उसके बाद में पंचायत समिति में हम जिला परिषद में चुन रहे हैं, जिला परिषद में क्या पंचायत समिति में चुन रहे हैं, पंचायत पर, और पंचायत समिति में फिर जिला परिषद के चुनाव सुनते हैं। शहरों में रहने वाले वहाँ की नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव के बारे में सुनते हैं। इसलिए जो लोकतंत्र की व्यक्ति के अंदर समझ पैदा होती है वो कहाँ होती है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में होती है। इसलिए लॉर्ड ब्राइस इसको कहते हैं कि लोकतंत्र की पाठशाला है, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है साथियों।
इसी प्रकार हम ये इसका अर्थ है। इसमें दो बातें जो मुख्य होती हैं वो दो बातें हैं साथियों। इसमें जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम जिक्र करते हैं साथियों कि पहली बात सहभागिता, सहभागी मूलक लोकतंत्र होता है। हमने बात की कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका मतलब यहाँ से लोग पार्टिसिपेशन शुरू करते हैं चुनाव में। इससे पहले कोई लोकतंत्र में ज़्यादा लोकतंत्र के बारे में नहीं चर्चा सुनते हैं, ज़्यादा चुनावों के बारे में नहीं सुनते हैं, चुनाव में रुचि नहीं लेती हैं। व्यक्ति की रुचि प्रारंभ चुनावों में कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होती है, स्थानीय स्वशासन होती है, हमारे स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती हैं वहाँ से होती है। इसलिए इसको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागिता की जाती है। लोकतंत्र में सहभागी, आप देखिए इसका उदाहरण है कि अगर हम बात करें सरपंच के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत की बात करें और स्थानीय स्तर के कोई भी चुनाव की बात करें और फिर हम बात करें लोकसभा के चुनाव की, विधानसभा की, तो आप देख लिए स्थानीय स्तर पर कई बार 95% होती है सरपंच की वोटिंग, कई बार 100% ही चली जाती है। 100% वोटिंग का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत के सभी जो मतदाता होते हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं और लोकसभा और विधानसभा में ज़्यादा नहीं करते हैं। तो पार्टिसिपेशन शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। पहली बात कि सहभागिता जो हमारी बढ़ती है वो सहभागिता बढ़ती किन चुनाव में? इन स्थानीय स्वशासन के जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सहभागिता बढ़ती है। दूसरी बात जो इसमें मुख्य है वो है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। विकेंद्रीकृत शासन, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें पावर का। शक्तियों का जब विभाजन होता है, शक्तियाँ विभाजित हो जाती हैं केंद्र सूची में, राज्य सूची में, फिर राज्य सूची में होने के बाद में शक्तियाँ अगर स्थानीय प्रशासन के, स्थानीय स्वशासन के पास में अगर जाती हैं तो इसके मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। साथियों दो बातें होती हैं, क्या होता है? सत्ता शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब समझे कि ये अगर आपका केंद्र माने तो यहाँ से जो शक्तियाँ होती हैं ये केंद्र की ओर चलती हैं और कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है? ये केंद्र की हो गई। इसको अपन कहेंगे केंद्रीकरण। क्या हो गया? शक्तियों का केंद्रीकरण, जो लोकतंत्र किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। डेमोक्रेसी के लिए हमेशा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियों का जितना विकेंद्रीकरण होगा इतना ही लोकतंत्र परिपक्व होगा, लोकतंत्र का विकास होगा साथियों। दूसरी जो बात होती है वो ये होती है कि ये माना कि केंद्र है तो यहाँ से शक्तियाँ विभाजित होती हैं। यहाँ से शक्तियाँ केंद्र से राज्यों के पास चली गई, राज्यों के से शक्तियाँ कहाँ जाती है? स्थानीय स्वशासन के पास जाती है, जो स्थानीय सरकारें होती है वहाँ से चली जाती हैं। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण ऑफ पावर। सत्ता का, शक्तियों का क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है। तो इसमें दो बातें स्पष्ट हो गई कि एक लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ती है, दूसरी बात जो स्पष्ट हो गई वो ये हो गई कि शक्तियों का क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण हो जाता है। ये इसका स्थानीय स्वशासन का अर्थ था। अब हम पढ़ेंगे इसका कि ऐतिहासिक क्या पृष्ठभूमि रही है इसकी। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम बात कर रहे हैं कि भारत में स्थानीय प्रशासन लागू किया गया, ये संविधान संशोधन पढ़ते हैं, संविधान की बात करते हैं। लेकिन हम ऐतिहासिक अगर इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो हम इसको अलग तीन भागों में बांटेंगे। हम बांटेंगे सबसे पहले प्राचीन काल, कि प्राचीन काल में क्या लोग परिचित थे इसी व्यवस्था से। स्थानीय जो मैंने बात बताई कि स्थानीय जो समस्या, स्थानीय मुद्दे जो होते हैं उस पर स्थानीय लोग मिलकर अपना प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से जो समाधान ढूंढते हैं, ये व्यवस्था प्राचीन काल में थी, पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश काल में इस पर क्या काम किया गया, ब्रिटिश सरकार ने इस पर कितनी रुचि ली और ब्रिटिश सरकार ने इनका कितना विकास किया। और उसके बाद में ब्रिटिश काल के बाद में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पश्चात, कि स्वतंत्रता के पश्चात इस पर क्या क्या काम किया गया। बात करेंगे स्वतंत्रता पश्चात कौन सी समितियां गठित की गई, कौन सी समिति ने क्या संस्तुति की, किस सरकार ने इस संबंध में कार्य किया और गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के, गाँव को विकास करने के लिए किस सरकार ने ज़्यादा पहल की। इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य वो यही होता है कि जो भी गांव होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जो स्थानीय जो इकाइयाँ होती हैं
उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनका विकास करे और निर्धनता को समाप्त करें, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये सब इसका उद्देश्य होता है। तो साथियों आइए बात करते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें वैदिक काल की, वैदिक काल में हमने सुना होगा कि सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत, ये जो संस्थाएं होती थी स्थानीय स्तर के लोगों के समूह होती थी और इनका उद्देश्य यही होता था कि कोई समस्या किसी प्रकार की अगर आए तो उनका समाधान किस प्रकार से ढूंढा जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत के प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो वैदिक काल में भी स्थानीय स्वशासन चलता था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती थी। कहाँ पे चलती थी? वैदिक काल में 3 समितियाँ होती थी, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी और एक विदत होती थी। अलग अलग लोगों के अलग अलग समूहों से बनती थी जो स्थानीय समस्याओं पर विचार करती थी। इसके बाद अगर हम बात करें महाजनपद की, तो गणराज्य नामक जो गणराज्य होते थे, इनका भी यही काम था कि गणराज्य क्या करते थे, लोकल मतलब अपन कहते हैं कि गणतंत्र थे, जो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र का रूप था। वहाँ से लोग एक प्रतिनिधि चुनते थे और प्रतिनिधि का कार्य थे कि वहाँ की लोकल जो समस्याएं होती है उनका समाधान करना। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो चोलों के समय एक उर नामक संस्था होती थी। और ये उर का वही काम होता था जो सभा, समिति, विदत करती थी। आज हमारे समय में यहाँ पर ग्राम पंचायतें करती हैं, पंचायत समिति करती हैं और जिला परिषद जो काम करती है वही काम उर करती थी। अगर हम बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर में अयंगर व्यवस्था थी। अयंगर व्यवस्था को, जो अयंगर व्यवस्था थी, अयंगर विजयनगर, ये अयंगर व्यवस्था इसी प्रकार की एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी जिसका काम था स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान ढूंढना। इसी प्रकार अगर हम बात करें, मैंने कहा कि ऐतिहासिक अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो प्राचीन भारत में भी ऐसी समितियाँ थी। मध्यकाल में भी ऐसी कुछ जगह पर ऐसी समितियाँ रही जिन्होंने ये काम किया। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की साथियों, कि ब्रिटिश काल में क्या व्यवस्था थी। देखिए, हालांकि ब्रिटिश काल में क्या होता था कि जितने भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित काम तो किए गए कुछ, लेकिन हमेशा वित्त की कमी रही, उनको धन उपलब्ध नहीं करवाया गया, तो इतना विकास ज़्यादा नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव की। ध्यान रखें साथियों, लॉर्ड रिपन एक प्रस्ताव लेके आए और उस प्रस्ताव में क्या था, स्थानीय स्वशासन के बारे में था। स्थानीय स्वशासन पर क्या लेके आए, एक प्रस्ताव लाए। यहाँ पे कई महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं कि भारत के जो स्थानीय स्वशासन है उसका मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं। तो जो लॉर्ड रिपन ये प्रस्ताव लाए इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। एक बात क्लियर हो गई कि इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर अगर बात आए कि भारतीय स्थानीय जो स्वशासन है उसका जनक कौन है, इसका जनक किसको मानते हैं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 2 चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होती हैं, एक तो लॉर्ड रिपन क्या है, जनक हैं, दूसरा इसको मैग्ना कार्टा, इस प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने प्रयास किया कि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन साथियों मैंने कहा कि वित्त धन की कमी के कारण ये इनका विकास नहीं कर पाते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो 1907 से लेकर 1909 के मध्य एक वहाँ पर कमीशन गठित किया गया हॉबहाउस की अध्यक्षता में। कौन थे, हॉबहाउस की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित होता है और जिसको यही काम दिया गया कि किस प्रकार विकेंद्रीकृत प्रशासन को बढ़ावा दिया जाए। विकेंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए हॉबहाउस की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया। इसने अपनी सिफारिश दी, आंशिक रूप से लागू हुई, लेकिन ज़्यादातर विकास नहीं हो पाया। उसके बाद हम ब्रिटिश अगर शासनकाल की बात करें तो 1919 के अधिनियम पर जाएंगे हम। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है 1919 में, कौन आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आते हैं। देखिए इसमें क्या बात की गई थी, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। किसमें किया गया, प्रांत में।
और प्रांतों में द्वैत शासन करते हैं तो शक्तियों को वो दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है आरक्षित। आरक्षित का मतलब गवर्नर जनरल के पास रहती नहीं थी, इन शक्तियों के बारे में कोई किसी प्रकार की किसी के पास शक्ति नहीं थी, सिर्फ किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास में। और दूसरे प्रकार की जो शक्तियाँ थी वो थी हस्तांतरित। हस्तांतरित शक्तियाँ जो थी ये भारत मंत्री के माध्यम से संचालित की जाती थी और इसी के अंदर रखा गया स्थानीय स्वशासन को। इसमें स्थानीय स्वशासन रखा हस्तांतरित में, लेकिन वही समस्या क्या आई, वित्त की कमी आई। जो इनको वित्त उपलब्ध करवाया जाता था वो वित्त किसके पास रखता था, गवर्नर जनरल। मैंने कहा कि गवर्नर जनरल के पास में कौन सी शक्तियाँ थी, आरक्षित थी, रक्षित थी, और वित्त जो इनको उपलब्ध करवाएगा वो गवर्नर के हाथ में था। तो वित्त की कमी के कारण स्थानीय स्वशासन फिर नहीं सफल हो पाया। उसके बाद में हम करें बात भारत शासन अधिनियम 1935 की। 1935 के अधिनियम में भी स्थानीय स्वशासन को लेकर बात की गई, भारत शासन अधिनियम 1935 में। लेकिन इसमें भी वही बात हुई कि कांग्रेस 1937 के चुनाव में काफ़ी जगह जीती, उन्होंने प्रयास भी किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, वित्त नहीं था। और स्थानीय स्वशासन को लेकर अगर कोई भी सबसे बड़ी अगर समस्या रही है तो वो रही है धन की और वित्त की। इसकी कमी की वजह से इनका उचित मतलब विकास नहीं हो पाया। ये तो थी ब्रिटिश काल की बात थी। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने क्या काम किया इसमें। देखिए, अगर हम बात करें संविधान सभा की तो संविधान सभा में दो गुट थे। साथियों, महात्मा गांधी का हमेशा एक सपना रहा है। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। उन्होंने कहा कि जो राम राज्य, सच्चा राम राज्य अगर कहीं भी आगे आपको दिख जाएगा तो वो गाँव में दिखेगा। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं। और महात्मा गांधी का सपना था कि गाँव का विकास किया जाए। और उनके कई मतलब पुस्तकों में गाँव से संबंधित बहुत विस्तृत में विचार हमें मिलते हैं। तो संविधान सभा में हालांकि महात्मा गांधी नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मैंने बताया कि उस समय की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों में अगर एक महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन एक गांधीवादी गुट था, गांधी जी, एक गांधी गुट था जिसमें राजेंद्र प्रसाद और एम नारायण गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद ये इसका नेतृत्व कर रही थी। दूसरा जो गुट था वो था अंबेडकर गुट। ये दो गुट थे। मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ स्थानीय संविधान सभा में जो स्थानीय स्वशासन को लेकर जो बातें हुई थी कि स्थानीय स्वशासन पर क्या किया जाए। तो गांधीवादी गुट चाहता था कि स्थानीय जो स्वशासन का मुद्दा है उसको शामिल किया जाए, लेकिन अंबेडकर गुट ने ये बात कही कि अभी भारत में जो लोकतंत्र है वो परिपक्व नहीं है, विकसित लोकतंत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम स्थानीय स्वशासन को अगर बना देंगे तो वहाँ के जो डोमिनेंट लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, वो क्या करेंगे, इन पंचायत चुनाव पे कब्जा करके और हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र को परिपक्व अवस्था में नहीं आने देंगे। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको अपनी समुचित भागीदारी नहीं निभाने देंगे। इसलिए अंबेडकर गुट इसके पक्ष में नहीं था। हालांकि इस गुट ने पैरवी की, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि इस बात पर सहमति हुई कि नीति निर्देशक जो तत्व थे उसके अंदर इसको शामिल किया गया। नीति निर्देशक में साथियों, नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद जो 40 है वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। साथियों, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार के एक प्रकार से कर्तव्य होते हैं और वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर अगर कोई सरकार उसका उल्लंघन करती है तो हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। जिस प्रकार मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तित हैं, उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। बात यहीं खत्म हो गई कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, सरकार का कर्तव्य माना गया, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने की भावना को अपनाया गया। लेकिन मैंने कहा कि इसको लेकर सरकार बाध्य नहीं है, तो सरकार काम करे चाहे नहीं करे ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है।
तो इस पर ज़्यादा काम इसलिए भी नहीं हुआ प्रारंभ में, इसको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने की वजह से। कोई स्पष्ट प्रावधान अलग से इसके लिए नहीं किए गए। ये तो थे संविधान सभा की बात। साथियों, अब हम बात करेंगे कि संविधान लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतया रूप से हमारा लागू होता है। अब संविधान पूर्णतया रूप से लागू हो गया तो उसके बाद में स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से इसको लेकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसके बारे में हम अभी टिप्पणी करेंगे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन, कि स्वतंत्र भारत में सरकार क्या प्रयास करती है कि किसी प्रकार से स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाए। तो 2 कार्यक्रम चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। दो कार्यक्रम मैंने कहा चलते हैं, एक 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम 1952 में। दोनों का उद्देश्य होता है कि गांव का विकास करना, गांव में निर्धनता को ख़त्म करना, गांव को आत्मनिर्भर बनाना। और साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मतलब सहयोग से कार्यक्रम चलते हैं। इसमें क्या होता है कि उन्नत तकनीक, गांव में उन्नत तकनीक उपलब्ध करवाई जाए, उन्नत बीज मतलब उच्च तकनीकी उन्नत बीज दिए जाए, गांव में निर्धनता उन्मूलन के संबंधित कार्यक्रम चलाए जाए और गाँव को किसी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि गाँव का विकास हो, इसलिए इन्होंने 2 कार्यक्रम चलाए। लेकिन साथियों, ये कार्यक्रम कितने सफल हुए, इसकी बात के लिए योजना आयोग द्वारा 1957 में एक आयोग गठित किया जाता है, एक बलवंत राय मेहता समिति, जिसका नाम क्या होता है, बलवंत राय मेहता। उन्नीस सौ 57 में गठित कौन करता है, योजना आयोग। 2 बातें क्लियर हो गई, योजना आयोग के द्वारा गठित किया जाता है और क्यों गठित किया जाता है। तो जो 2 कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों के बारे में इनको मूल्यांकन करके बताना था कि ये कार्यक्रम कितने अपने उद्देश्यों से सफल हो पाए। मैंने कहा कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 ये किस प्रकार से सफल हुए, इसकी सफलता के लिए योजना आयोग ने एक कमीशन गठित किया। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये कार्यक्रम दोनों असफल हो गए और इनकी असफल होने का जो मुख्य कारण बताया गया वो प्रशासन का अति हस्तक्षेप। क्या बात थी कि जो प्रशासन था, प्रशासन का अति हस्तक्षेप था। साथियों, अति हस्तक्षेप था, इसलिए ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए। और इसने कहा कि अब जो गांव हैं, जो स्थानीय निकाय है, जितने भी प्रकार के पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, उसमें इसने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। पहली जो ये बात कहता है वो ये कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। साथियों, इसका मतलब होता है कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि स्थानीय जो स्वशासन होता है उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण रहता है। क्या रहता है? हाँ। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भारत में जनक किसको कहा जाता है, सवाल पूछे तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। सर्वप्रथम यही व्यक्ति थे जिन्होंने बात की स्पष्ट रूप से कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इनको भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो कही वो ये कही, त्रिस्तरीय सरकार जो अभी चल रही है वही त्रिस्तरीय सरकार की ये बात करते हैं कि 3 स्तरों पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3 स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। उसी प्रकार शहरों में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है, नगर पालिका, नगर परिषद होती हैं और
तीसरा नगर निगम होता है। तो इसी प्रकार ये बात करते हैं कि त्रिस्तरीय सरकार की दूसरी बात करते हैं। तो पहली बार त्रिस्तरीय सरकार के बारे में बात करने वाली समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। तीसरी जो ये बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो जिला परिषद होगी, तीसरा जो स्तर होगा वहाँ पे जिला विकास मतलब डीडीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा। कौन होगा? कहाँ पर होगा? तो कि जिला परिषद में होगा। जिला परिषद में, सॉरी, इसको बोलते हैं जिलाधिकारी होगा, सॉरी, जिलाधिकारी क्या होगा? इसका जो मुख्य होगा वो जिलाधिकारी होगा। तीसरी बात इसने कही कि जो तीसरा स्तर होगा जिला परिषद, उसका जो सरकारी मतलब अधिकारी होगा वो कौन होगा? जिलाधिकारी होगा। साथियों, ये बात कही जाती है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ये सरकार को दे दी जाती है मतलब जो अपने सुझाव। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद इसको सिफारिश करती, स्वीकृत कर देती है। साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद, कोई भी योजना आयोग जो योजना बनाता है, अपनी सिफारिश करता है, उसको राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती हैं वो अंतिम सहमति देती हैं। साथियों, ध्यान रखें, अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग बनाता है, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद उसको क्या देती है? स्वीकृति देती हैं। स्वीकृति दे दी गई। अब आगे देखते हैं हम किस प्रकार से फिर इन त्रिस्तरीय सरकार को लागू करने का प्रयास साथियों किया जाता है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें दी, उसको पर सरकार विचार विमर्श करती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के उस समय, और 2 अक्टूबर 1959 की हम बात करेंगे साथियों। कब की बात करेंगे? 2 अक्टूबर 1959। ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी दिन राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में, राजस्थान का नागौर जिला बगदरी गांव में त्रिस्तरीय सरकार, स्थानीय प्रशासन जो होती हैं, इसको पंचायती राज को प्रारंभ किया जाता है। पंचायती राज को प्रारंभ करते हैं, त्रिस्तरीय सरकार का रूप बनाते हैं और कहते हैं कि अब से लोकल जो समस्याएं होगी, स्थानीय समस्याएं होगी, उनका समाधान किया जाएगा स्थानीय सरकार के द्वारा। इस बात को स्थापित किया जाता है। इसके बाद में 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में यही लागू किया जाता है। महबूब नगर में सादनगर स्थान जो होता है, सादनगर में। साथियों, आंध्र प्रदेश में दूसरा राज्य होता है, पहला राजस्थान हो जाता है जिसमें ये व्यवस्था लागू कर दी जाती है। लेकिन जिस उद्देश्य से स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था, पंचायती राज त्रिस्तरीय सरकार स्थापित की गई थी, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उस रूप में सफल नहीं हो पाती है। ये अपने प्रयोजनों से, अपने उद्देश्यों से असफल हो जाती है। और देखते हैं हम इसके असफलता के क्या कारण थे, क्यों ये असफल हो गई। देखिए साथियों, जो पहली बात है वो नियमित चुनाव नहीं हुए। दूसरी बात जो थी वो वित्त की अनुपलब्धता, वित्त की अनुपलब्धता इसका कारण बना। और तीसरा जो था वो था देश की आंतरिक स्थिति जो थी वो सही नहीं थी उस समय, देश की आंतरिक परिस्थितियां। साथियों, हमने बात किया कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के ज़िले, राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी स्थान में ये प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद देखिए देश की हालत में आंतरिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो हम बात करते हैं 1962 की। सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच में। फिर 1965 में वापस होता है भारत पाकिस्तान के मध्य। फिर 1971 में वापस युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य बांग्लादेश को लेकर। 3 जो युद्ध उस समय हुए, 1962 में भारत चीन के मध्य हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ, 1971 में बांग्लादेश को लेकर, कहाँ बांग्लादेश अलग देश बने, इसको लेकर जो युद्ध होता है भारत और
पाकिस्तान के मध्य। और इसी बीच चौथा जो कारण बना वो नियमित अकाल, जो अकाल है वो नियमित हो रहे थे, इसलिए देश की जो आंतरिक परिस्थितियाँ थी वो अनुकूल नहीं थी इनके वित्त की। वैसे ही देश पूरा आर्थिक मंदी से जूझ रहा था उस समय, संसाधनों की अनुपलब्धता थी। तो इसी वजह से, इन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हो रहे थे, वित्त की अनुपलब्धता थी और आंतरिक जो परिस्थितियाँ थी मुख्य रूप से, इनकी वजह से हमारा जो उद्देश्य था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो पूरा नहीं हो पाया साथियों। तो एक बार फिर असफल हो गया ये। इसके बाद में सरकारें फिर क्या प्रयास करती हैं साथियों, आगे पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति को हमने पढ़ लिया। मतलब देश की आंतरिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि ये कार्यक्रम ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। इसके बाद में अशोक मेहता समिति को हम पढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका भी एक सपना होता है कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, गाँव का समुचित विकास किया जाए। इसी दिशा में अशोक मेहता समिति गठित की गई। अशोक मेहता समिति गठित की गई 1977 में। 1978 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी, अपने सुझाव दिए कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाना है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किस प्रकार से लागू किया जाए और उनका किस प्रकार से विकास किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं साथियों अशोक मेहता समिति की। 1978 में अपने सुझाव दिए और पहला जो इसने सुझाव दिया वो कहा द्विस्तरीय बात की। क्या बात की? द्विस्तरीय, एकमात्र समिति जो द्विस्तरीय सरकार के रूप की बात करती है। इसने दो स्तरों पर सरकार की बात की गई, एक मंडल पर, एक जिला पर। एक मंडल स्तर, दूसरा जिला स्तर। 15 से 20 हज़ार की जहाँ से जनसंख्या होगी वहाँ से मंडल प्रारंभ होंगे, ये बात की गई। और यहाँ पर ग्राम स्तर पर सरकार की बात नहीं की गई। तो सीधे सीधे कई सवाल इससे बनते हैं, सवाल पूछे गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं कि द्विस्तरीय सरकार की बात करने वाली समिति कौन थी। तो वो कौन थी? अशोक मेहता समिति थी। पहली बात ये की। दूसरी इसने जो बात की वो ये कहा कि जो चुनाव होंगे, दूसरी बात कहते हैं कि जो चुनाव होंगे वो दलीय आधार पर होने चाहिए, दलीय आधार पर। साथियों ये और एक नई बात आई कि हालांकि अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो दलीय आधार पर नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो सरपंच वगैरह, पंचायत समिति के, जिला परिषद के जो भी चुनाव होते हैं उनमें जो सरकारी राष्ट्रीय मतलब जैसे दल हैं उनके जो जैसे कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल है, ये प्रतीक सिंबल नहीं दिए जाते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं उनको ये सिंबल नहीं देते हैं। दल होता है वो किसी प्रकार से अपने चुनाव की लिस्टें जारी नहीं करता है, जिस प्रकार विधानसभा लोकसभा के लिए करता है। तो इसका मतलब है कि दलीय आधार पर मतलब सरकारें गठित करने की जो बात करता है वो कौन करता है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कहते हैं कि दल के आधार पर चुनाव हो जाए। तीसरी बात कहते हैं ये कि इनको संवैधानिक आधार प्रदान किया जाए। क्या करें? संवैधानिक आधार। जिस प्रकार बाद में अभी सरकार ने अपनाया है 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, अशोक मेहता ने कहा कि इनको क्या करना चाहिए? संविधान संशोधन के माध्यम से और इनको संविधान में प्रावधान किया जाए। ये बात भी अशोक मेहता समिति कहती है। चौथी बात जो है वो है सामाजिक अंकेक्षण की, कि जो विभिन्न योजनाएं जो भी चलाई जाएगी उनका सामाजिक अंकेक्षण होगा। ये जो सिस्टम चलेगा इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा समय समय पर, अशोक मेहता समिति कहती हैं। और फिर जो सुझाव था उसका कि 5वां सुझाव था कि अगर 6 माह में कोई भी अगर पंचायत राज जो व्यवस्था है इसका अगर विघटन हो जाए, किसी भी स्तर का, किसी भी संस्था का विघटन होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करवाए। 6 माह में चुनाव करवाने के लिए विधानमंडल होगा। विधानमंडल क्या करवाएगा? 6 माह में इसके चुनाव करवाएगा। ये बात भी किसने कही? अशोक मेहता समिति ने कही साथियों।
और छठी बात कहता है कि वित्तीय अधिकार दिए जाए पंचायतों को, जो स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनको क्या दिया जाए, वित्तीय अधिकार दिया जाए। 1978 में अपनी रिपोर्ट में ये सब सिफारिश से सुझाव दिए, लेकिन 1979 में 80 में क्या होता है, इनकी सरकारें गिर जाती हैं। 1980 में चौधरी चरण सिंह वगैरह प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकारें गिरती हैं और अंततः ये इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाते हैं। फिर लागू नहीं कर पाते हैं, इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय भी देश की आंतरिक थोड़ी स्थिति ऐसी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद में राजीव गांधी का एक सपना था कि गाँव का विकास किया जाए। साथियों, महात्मा गांधी ने सोचा ये सपना, मैंने कहा, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए और असफलता का मुख्य कारण वित्त की कमी रहा। फिर आंतरिक देश की स्थितियाँ ऐसी थी कि इसके अनुकूल नहीं थी। अब राजीव गांधी ये सपना देखते हैं कि किसी प्रकार से इस सरकारों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से गाँव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, गाँव का विकास किया जाए। इसके लिए GV.K. राव समिति का गठन किया जाता है। राजीव गांधी सरकार द्वारा GV.K. राव समिति गठित की जाती है। मैंने कहा कि राजीव गांधी का सपना था कि किसी प्रकार से गांव का विकास करें। इसके लिए उन्होंने 1985 में ये समिति गठित की। इसने अपनी सिफारिशें जो दी वो त्रिस्तरीय सरकार की बात की इसने, और नियमित चुनाव की बात की। तीसरी जो इसने मुख्य बात की वो ये थी कि जो जिला परिषद होगी, जिला परिषद स्तर पर जो निकाय होगा उसमें एक जिला विकास आयुक्त का पद गठित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की बात करने वाला जो कमीशन था वो GV.K. राव समिति थी। इसने अपनी सिफारिशों में बात की कि एक तो त्रिस्तरीय सरकार बनाई जाए और नियमित चुनाव हो और DDC का पद हो, और चौथी जो बात महत्वपूर्ण इसने की वो आरक्षण की। कि सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि आरक्षण का प्रावधान करने वाली समिति, इसमें इसने बात की कि SC को, ST को, OBC को और महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाए। साथियों, इसने कहा कि इनको आरक्षण के माध्यम से जो ये तबका जो पिछड़ा हुआ है, इनको आरक्षण के माध्यम से लोकतंत्र में मजबूत बनाया जाए और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इनको आरक्षण की देने की बात करने वाली GV.K. राव समिति 1985 है। साथियों, इसके बाद में 1986 में एक और समिति गठित की जाती है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में इसने पहली बात कही कि त्रिस्तरीय सरकार हो। इसने अपने जो सुझाव दिए वो विस्तृत रूप से दिए और लगभग जो हमारे मतलब 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुए उसमें सबको इन्हीं को अपनाया गया, लक्ष्मीमल सिंघवी के आधार पर ही किया गया। त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई पहली, फिर नियमित चुनाव, और इसके लिए इसने कहा कि राज्य चुनाव आयोग हो, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। इसने बात की लक्ष्मीमल सिंघवी ने। तीसरी बात की गई कि वित्तीय रूप से इनको मजबूत बनाया जाए, इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करने की बात की गई। साथियों, राज्य वित्त आयोग का गठन करें जिसके माध्यम से पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जाए। अगर हम पंचायतों को जो स्थानीय निकाय है उनको वित्तीय रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे तो पहले ही हमने कहा कि समस्याएं ऐसी हुई। और फिर जो इसकी ने बात की कि इसने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए। मैंने कहा कि अशोक मेहता समिति ने कहा था कि दलगत चुनाव हो, और इसने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव न हो, दलों को दूर रखा जाए। दलीय आधार पर नहीं होने की बात करता है लक्ष्मीमल सिंघवी, बात करते हैं कि दलों को इनसे दूर रखना चाहिए, ये बात की जाती है। और फिर इसने जो एक बात महत्वपूर्ण कही वो ये कही कि एक अधिकरण बनाया जाए। साथियों, ये अधिकरण का मतलब होता है कि
स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनसे किसी प्रकार का अगर विवाद हो तो ये अधिकरण होगा जो उन समस्याओं का समाधान करेगा। किसी प्रकार की अगर समस्याएं आए, कोई विवाद हो, तो विवाद को हम कहाँ ले जाए, इस अधिकरण में ले जाए। जैसे राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण पर्यावरण से संबंधित मामले देखता है, उसी प्रकार एक अधिकरण बनाने की बात की जाती है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में की जाती है कि एक ऐसा अधिकरण बनाया जाए जो अधिकरण इससे संबंधित समस्याओं के समाधान के प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार पर राजीव गांधी के द्वारा 2 संविधान संशोधन लाए जाते हैं, 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन। ये ग्रामीण से संबंधित हैं, ये नगरों से संबंधित नगरीय है। इसका उद्देश्य होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाए और जो सपना इन्होंने सोचा था उस सपने को साकार किया जाए। जो संजय हुआ सपना है उसको साकार करने के लिए 2 लेके आते हैं, 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाते हैं। साथियों, लोकसभा में पारित हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाता है, राज्यसभा में रुक जाता है। दोनों संशोधन लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा से पारित नहीं हो पाते हैं और इस बीच 1991 में इनकी हत्या हो जाती है, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। दोनों अधिनियम संशोधन अधिनियम पास नहीं हो पाते हैं और इसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार होती है, प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी ने जिस सपने को देखा था उस सपने को साकार करने के लिए ये 2 लेके आते हैं, एक 73वां संविधान संशोधन, एक होता है 74वां संविधान संशोधन। वही ये ग्रामीण के लिए और ये नगरों के लिए। मैंने कहा कि 2 संशोधन कौन लाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं, इसलिए लेके आते हैं कि राजीव गांधी ने जो सपना देखा था कि गाँवों को आत्मनिर्भर बना जाए, गाँव का विकास किया जाए, उसी क्रम में 2 संशोधन लेकर आते हैं और ये दोनों संशोधन लोकसभा से पारित हो जाते हैं, राज्यसभा से पारित हो जाते हैं और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और इसके बाद में देश में लागू हो जाते हैं और इसी के साथ में देश में इन दोनों संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन लागू हो जाता है साथियों। और इससे संबंधित एक 4 और समितियां हैं जिसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं अंतिम समय में। एक दांतेवाला समिति है, एक पीके थुंगन समिति है, एक गौडगिल समिति है। ये समितियां भी इसी के लिए ही स्थापित की गई थी। 1988 में गौडगिल, पीके थुंगन भी 1988 में, और एक दांतेवाला समिति है, एक हनुमंतराव समिति है इससे संबंधित। और फिर अभी जो भूरिया समिति गठित की गई, पैसा एक्ट बना, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 73वां जो संविधान संशोधन है ये कब लोकसभा में पारित हुआ, कब राज्यसभा में हुआ, कब हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने, कब लागू हुआ और कब पंचायती राज दिवस मनाते हैं और राजस्थान में ये किस प्रकार से लागू हैं। ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे साथियों। ध्यान से सुनने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार।